गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जैसे कि हमने हमारे 10th क्लास के साइंस का अमल व क्षार, क्षारक व लवण सेकंड लेसन स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसका थर्ड पार्ट मतलब भाग नंबर थर्ड पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अम्ल व क्षारों के गुण की बात की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि क्षार वो भी प्रबल क्षार कुछ ही धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। वो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। तो उसका एक प्रश्न सीधा सा आ सकता है पेपर में कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर रहेगा हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे ही आज हम बात करें उसी के हमारे फोर्थ वाला जो गुण था कि धातु धात्विक ऑक्साइड मतलब अम्ल, धातु नहीं अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ, कौन से ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। यही मैंने वहां कहा था कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। ये इसका चौथा गुण था अम्ल का। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल का क्या करता है? निर्माण। अब अम्ल तो कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी धातु ऑक्साइड भी कोई भी लिया जा सकता है, लवण और जल बनाई जा सकती है। मान लीजिए मैं धातु ऑक्साइड ले लेता हूं CuO, अम्ल ले लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कॉपर ऑक्साइड के विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड प्रवाहित कर दिया गया, यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित कर दी गई, तो लवण प्राप्त होता है कॉपर क्लोराइड और जल, और इसका रंग होता है नीला हरित रंग। नीला हरित रंग मतलब नीला हरा रंग आता है। मैं ये बोल रहा था कि जो मैंने कल 4 पॉइंट लिखवाए थे अम्ल में, उसका 4th पॉइंट लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, या आप इसकी नेक्स्ट हेडिंग मान सकते हैं अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करकर या धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अम्ल मैंने ले लिया HCl और धातु ऑक्साइड ले लिया CuO, इनकी रिएक्शन करवाई तो CuCl2, कॉपर क्लोराइड प्राप्त हुआ और साथ में जल। इस कॉपर क्लोराइड का रंग होता है नीला हरित मतलब नीला हरा रंग होता है, मिक्स कलर का विलयन प्राप्त होता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं धात्विक ऑक्साइड की जगह मैं कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूं, मतलब धात्विक ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड की जगह मैं ले लेता हूं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी रिएक्शन करवाता हूं H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो सबसे पहला स्टेप, मुझे जल तो बनेगा भाई, जल तो प्राप्त होगा ही होगा, जल तो प्राप्त होगा ही होगा। जल बनने के लिए और H2 चाहिए होते, ये गए, बचा क्या? CaSO4, मतलब मैंने ऐसे बनाया, देखिए H2 ये रहा, O ये रहा, जल बाहर, SO4 और Ca आपस में जुड़ गए तो CaSO4 प्राप्त हो गया, कैल्शियम सल्फेट। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे बना कैल्शियम सल्फेट और जल, मतलब धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये था अम्लों का चौथा गुण। मुझे लगता है आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी, आई होप हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण की, मतलब क्षार के चौथे गुण की। क्षार में चौथा गुण यह था कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया नहीं करती, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब अधात्विक और धात्विक जो धातु होती है, आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उसके अंदर जो पहला और दूसरा वर्ग है वो धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय धातु। उसके बाद भी कई धातुएं हैं, परंतु जब आप पी ब्लॉक में जाओगे तो उसके आधे सेक्शन के बाद जहां उप धातुएं आती हैं, उसके बाद अधातुएं स्टार्ट हो जाती हैं। चलो कोई नहीं, जब लेसन आएगा तो ढंग से समझा देंगे। अब आपको समझ में नहीं आता तो जो धात्विक जो मैंने करवाई थी ना सक्रियता श्रेणी, वो सभी धातुएं हैं, आप उसको याद रख लीजिए। उसके अलावा जो आएगा वो सभी अधातु है आपके लिए। क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल का क्या करता है? निर्माण।
क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल का क्या करता है, निर्माण। अब क्षार कौन सी भी ले लीजिए, अधात्विक ऑक्साइड, जैसे मैं क्या करता हूं, क्षार में ले लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड में ले लेता हूं CO2। क्या ले लेता हूं, CO2। तो सबसे पहले मुझे क्या प्राप्त होगा, तो Na मतलब सॉरी जल प्राप्त होगा, जल बन गया ना, ठीक है। फिर प्राप्त क्या हुआ, Na2CO3, Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संतुलित कर लीजिए, 2 Na, एक C, ओ देखें 2 और 2 4, 2 ये रहा, तो 3 और 1 4, H2 संतुलित है। में आगे होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हुआ। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया क्षार के साथ करवाने पर कार्बन एक अधातु होता है, ऑक्साइड उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड। इसकी क्रिया क्षार के साथ करवा दी जाए, क्षार तो आपको पता है 2 यूज करते हैं, NaOH और KOH, किसी एक से करवा दीजिए, जल तो प्राप्त होगा। अब जल के लिए OH यहां से गया और एक O और यहां 2 Na ले लिया। अब मेरे पास Na2CO3 कैसे बना, यहाँ Na और CO बचा था, तो मुझे पता है Na प्लस CO3 माइनस 2, तो ये 2 यहां और 1 यहां, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। तो ये लवण है और वो जल है। तो याद रखना, क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। अब ये पेपर में पूछे कैसे जाते हैं, तो सीधी सी बात है, आपको ये रिएक्शन देगा, उसमें 1 या 2 को हाइड कर लेगा। जैसे मैं ले लेता हूं ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड A, K2SO3 प्लस B, 4 आएगा। मेरे से पूछा गया KOH है, A स्पेस है, K2SO4 बन रहा है और B बन रहा है, कहते रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो मुझे पता लग गया कि ये एक क्षार है, यहां स्पेस है, ये लवण है और यहां जल बनेगा, मतलब क्षार अधात्विक ऑक्साइड। अब यहां बनेगा SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर S 3 के लिए ट्राई, O के लिए ऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया जैसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे तो आपको लवण और जल प्राप्त होगा, तो B यहां क्या होगा, जल। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, मतलब पेपर वाला हमें A व B स्लॉट खाली देगा, कहेगा A व B को पूर्ण कीजिए, तब मुझे पहचानना पड़ेगा कि ये क्षार होता है और ये लवण है। तो क्षार से लवण तभी प्राप्त होता है, उसकी कंडीशन एक है, या तो धातु के साथ क्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु यह हाइड्रोजन गैस वाला कोई सीन नहीं है। तो फिर दूसरा क्या है कि अधातुक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करवाएं, कैसे, SO4 लगा हुआ ना, तो SO3 मैंने ले लिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया जैसे ही मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाऊंगा, पोटेशियम सल्फेट और जल प्राप्त हो जाएगा। मुझे पता है थोड़ा कम समझ में आता है, पर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी चीजें, नहीं तो नहीं आएंगी आप। तो ये था 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए, गुण थे, क्वेश्चन तो क्या थे। नेक्स्ट हेडिंग देख लीजिए, नेक्स्ट है तो आएगा कार्बोनेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया, साथ अभिक्रिया या क्रिया। हेडिंग क्या है, तो कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया। कार्बोनेट होते हैं CO3-2, बाइकार्बोनेट होते हैं HCO3-। याद रखना, कार्बोनेट होते हैं CO3 ऊपर -2, मतलब उसका आवेश -2 होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं HCO3-। कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ करवाने पर सदैव लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है।
दिमाग में बिठा लीजिए। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्लों के साथ करवाने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। तो आपको लिखना कैसे, लिख लीजिए, साथ साथ बोल रहा हूं मैं, हेडिंग डालिए कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। तो ये टॉपिक दिया हुआ है बुक में, तो आप लिखोगे कैसे कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया करवाने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूं, एग्जांपल लिख लीजिए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों की रिएक्शन किसी से भी करवा दीजिए, कोई भी एक अम्ल ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रिएक्शन करवाई, सबसे पहले तो मुझे प्राप्त होगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये फटाफट बना दीजिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिक्स भाई। जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO3 से तो CO2 निकल गया, एक ओ बचा, इसके साथ जुड़कर जल बना दिया, बचा NaCl, तो नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट का अम्ल के साथ रिएक्शन करवाने पर, या सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्ल के साथ रिएक्शन करवाने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब देखो इसको संतुलित करें, यहां Na2 है, यहां Na1 है, तो ये 2 लगा दीजिए, पर वहां Cl2 हो गए, तो यहां भी क्या हो गया, अब तो Na2 Cl2 H2 O3 1 और 2 3, कार्बन 1, ये भी क्रिया संतुलित। ये रिएक्शन होती है सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है या प्राप्त होती है। एक एग्जांपल ये, एक और लिख लीजिए, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने H2SO4 के साथ, इसके साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या क्या बनेगा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है, ये फिक्स ही होता है, उन्होंने लिख दिया, हमने बना दिया, बचा क्या C और SO4, CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट संतुलित कर लेंगे, Ca1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, H2 है, O3 है, सेम यार, लो हो गया। और क्या पार्ट था इसमें, अब इस टॉपिक में से एक प्रश्न आता है, उतार लिया होगा ना, ठीक, इस टॉपिक में से एक प्रश्न आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी टॉपिक का है। क्या है प्रश्न, ये है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। एक ये प्रश्न, एक क्वेश्चन ये आता है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के आधिक्य को प्रवाहित करने पर उसके विलयन का दूध या रंग समाप्त क्यों हो जाता है। आसान है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मैंने प्रश्न लिखा पहला, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। दूसरा है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आधिक्य को प्रवाहित करने पर उसके विलयन का दूध या रंग क्यों समाप्त हो जाता है या समाप्त क्यों हो जाता है। तो पहला देखें, इधर ऊपर करवा रहा हूं गला, पहले का आंसर ऊपर है भाई, पहले का आंसर ऊपर है।
चूने के पानी में, चूने का पानी ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाने पर आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फर्स्ट लेसन में कुछ रिएक्शन याद रखने के लिए बोला था, उनमें से एक ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूने के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना या चूने का पानी कहते हैं। तो चूने के पानी अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। यह होता है श्वेत अवक्षेप। अवक्षेप तो जानते हो ना, जो जल में अविलय होता है, अर्थात ये जल में अघुलनशील है, अघुलनशील, जिसके कारण इस विलयन का रंग क्या हो जाता है, श्वेत अर्थात सफेद हो जाता है, मतलब दूधिया। इसी को क्या बोलते हैं, दूधिया कलर। इसी को क्या बोलते हैं, दूधिया रंग। क्या बोलते हैं, दूधिया रंग। याद रखना, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो एक श्वेत अवक्षेप होता है, जिसके कारण उस विलयन का रंग क्या हो जाता है, सफेद अर्थात दूधिया रंग हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया रंग होता है। और ये जल में अघुलनशील है। क्या है, जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, अविलय या अघुलनशील। अब इसका देखें, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक्य को प्रवाहित करने पर क्या होता है और क्या होता है, मतलब इसका दूधिया रंग क्यों समाप्त हो जाता है। तो इसको इरेज करना पड़ेगा भाई। मैंने बोल दिया आंसर लिख लेना भाई, मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि लिखवाने पे टाइम थोड़ा वेस्ट होने लग गया, तो मैं लिखवा नहीं रहा, बोल रहा हूं वही आंसर होता है, लिख लेना अपने आप फटाफट, जल्दबाजी में नहीं करवा रहा। मैं चाह रहा हूं कि सिलेबस भी कवर हो साथ साथ। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक्य को प्रवाहित करने पर, चूने का पानी ये रहा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने अभी अभी प्रवाहित की, तो क्या प्राप्त हुआ, ये सही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। अब बोलता है उसका आधिक्य, आधिक्य का मतलब होता है और ज्यादा, मतलब जो आपको उत्पाद मिला उसमें भी आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी। आधिक्य का मतलब उसके उत्पाद में भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी। जैसे आप ये करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो भी देख लीजिए नीचे अंडर मतलब होल टू CaHCO3 CaSCO3 HCO3 के होल टू, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसी के कारण, क्यों, क्योंकि ये जल में विलयशील है या घुलनशील है, घुलनशील है, जिसके कारण इसका दूधिया रंग क्या हो जाता है, समाप्त, क्योंकि ये जल में घुल गया और जल में घुलते इसका कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए ये वाला, तो उत्तर क्या लिखना आपको, पहले ये दोनों रिएक्शन लिखनी है, फिर आप लिखेंगे कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अधिक्य के रूप में या अधिक्य के रूप में प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पाद में कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जो जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण इस विलयन का दूधिया रंग क्या हो जाता है, समाप्त। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, दोनों रिएक्शन उतार के आपको लिखना है कि चूने के पानी में आधिक्य के रूप में या चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आधिक्य में प्रवाहित की जाती है, तो उत्पाद के रूप में कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जिसके कारण इस विलयन का दूधिया रंग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिस कारण इस विलयन का दूधिया रंग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, सोडियम बाई और बाइकार्बोनेट तक फिनिश। अब टॉपिक आता है एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या बुक में लिखा हुआ है अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कैसे करते हैं। हेडिंग का नाम क्या है,
अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कैसे करते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो सीधा सा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर, क्या करके, क्रिया करके लवण व जल का क्या करता है, निर्माण, लवण व जल का निर्माण करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, वह रिएक्शन क्या कहलाती है या वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल, अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, क्षार जैसे NaOH, रिएक्शन करवाई जल प्राप्त हुआ। अब जल गया कहां से, OH ही रहा, H ही रहा, बचा Na और Cl, NaCl। ये लो उदासीनीकरण अभिक्रिया पूरी, बस इतना है कि अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण व जल, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, वही क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल HCl NaOH क्षार रिएक्शन करेंगे NaCl और जल बनेगा, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हेडिंग है अम्ल व क्षार में क्या समानताएं हैं। अम्ल व क्षार में क्या समानता है, तो सीधी सी बात है अम्ल व क्षार में अनेक समानताएं होती हैं। जैसे अम्ल जल में विलयशील होकर या अम्ल जल में घुलकर आयनों का आदान प्रदान करता है या आयन मुक्त करता है। सीधी सी बात है अम्ल जल में विलयशील होकर या घुलकर आयनों को मुक्त करता है, वैसे ही क्षार भी जल में घुलकर या विलयशील होकर आयनों को मुक्त करती है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिख देता हूं। अम्ल व क्षार दोनों ही जल में घुलकर, अम्ल व क्षार दोनों ही जल में घुलकर आयनों को मुक्त करते हैं, आयनों को मुक्त करते हैं। अम्ल व क्षार दोनों ही जल में घुलकर आयनों को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। याद रखना दोनों ही आयनों को क्या कर देंगे, मुक्त करेंगे। जैसे अम्ल में देखते हैं पहले, तो अम्ल में जैसे HCl है, ये जल में घुला, जल में घुलते ही तो सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन बना और Cl माइनस। मतलब एक बात की जाए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था जल प्लस H प्लस, ठीक है, पर बुक्स में ऐसे लिखा हुआ हाइड्रोनियम आयन, तो अपने हाइड्रोनियम आयन ही बोलेंगे। अब जैसे H2SO4 है, ये जल में घुला तो ये भी क्या बनाएगा, जो कि इसने बनाया था, एक हाइड्रोनियम आयन और एक सल्फेट आयन। मतलब एक हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और एक SO4 माइनस, सल्फेट। नीचे दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा तो बता देना भाई, आपको और समझा देंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन का मुक्त करता है या को मुक्त करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जल के अंदर विलयशील होकर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और सल्फेट आयन SO4 माइनस आयन का निर्माण करता है। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। और नाइट्रेट आयन का क्या करता है, निर्माण तो नहीं बोल सकते, मुक्त करता है। तो ये थी अम्लों में। अब ऐसा ही क्षारों में देखते हैं,
क्षारक अलग चीज है। क्षार जैसे कोई भी ले लीजिए, NaOH जल में घुले, NaOH किस में घुल गई? जल में, तो Na प्लस और OH माइनस साइन प्राप्त कर सकते हैं। NaOH जल में विलयशील हुआ, Na प्लस Cl और OH माइनस साइन प्राप्त। ऐसी KOH जल में विलयशील हुआ, K प्लस OH माइनस। और याद रखना, नीचे नोट डाल के लिख लेना कि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते। जो जल में घुलनशील नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? क्षारक। याद रख लेना, नोट डाल के लिख लेना, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, अर्थात जो क्षार जल में नहीं घुलते या विलय नहीं होते वे अघुलनशील अर्थात क्षारक कहलाते हैं। अब देखिए इसी टॉपिक में क्या स्टूडेंट, इसी टॉपिक में एक लास्ट पॉइंट रह गया, तनुकरण। तनुकरण का मतलब क्या होता है? सुनो पहले, समझो। तनुकरण का मतलब पतला करना, किसी गाढ़े मिश्रण को पतला। मान लीजिए मैंने गलती से क्या किया, नींबू पानी बनाया, उसमें नींबू मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया। अब उससे ज्यादा नींबू को कम कैसे किया जाए, या उस नींबू पानी में से नींबू की खटास को कैसे कम किया जाए? और पानी मिला के। और पानी मिलाने से क्या होगा? उस नींबू की खटास कम हो जाएगी। ऐसे ही अम्लीय या क्षारीय विलयनों में जल को मिलाने पर उनमें उपस्थित आयनों की संख्या पहले से क्या हो जाती है? कम। क्योंकि पहले तो मान लीजिए एक छोटे से बॉक्स में, इस छोटे से बॉक्स में इतना सा अम्ल था, आपने इसी बॉक्स के अंदर अब इतना पानी इतना कर दिया, ठीक है। पहले इसके अंदर इतना अम्ल था, अब भी इसमें इतना अम्ल है, परंतु इतने सारे पानी में इतना सा अम्ल मिल रहा था, अब इतने सारे पानी में उतना ही अम्ल है। कहने का मतलब यह है कि 1 kg अगर मैं चीनी यूज करूं 1 लीटर पानी में तो वो मीठा होगा। अब 1 किलो चीनी ही यदि मैं 6 लीटर पानी में डाल तो उसकी मिठास पहले से क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ही कम। ऐसा ही उदाहरण है तनुकरण, मतलब पतला करना। क्या करना? पतला। मतलब अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल मिलाने पर, तनुकरण क्या होता है? अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल मिलाने पर आयन कौन से? H प्लस या OH माइनस की सांद्रता मतलब संख्या। इधर संख्या से मतलब है सांद्रता का, वैसे तो बाहर से होता है, मतलब उनकी पदार्थों की मूल संख्या से। अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल मिलाने पर आयनों की सांद्रता प्रति इकाई, मतलब प्रति इकाई आयतन में अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल मिलाने पर मतलब जल मिलाने पर आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। या इस प्रक्रम को कम हो जाती है, इस प्रक्रम को तनुकरण कहते हैं। परिभाषा थोड़ी सी हार्ड है। अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल मिलाने पर, पानी मिलाने पर आयनों की संख्या, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में H प्लस और क्षारीय माध्यम में OH माइनस आयन होते हैं, की सांद्रता मतलब संख्या प्रति इकाई आयतन। यह प्रति इकाई आयतन क्या है?
1 मीटर क्यूब आयतन, मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका आयतन होता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका आयतन होता है। वो जितना स्थान घेरता है उसका एक लेना इकाई, कितनी, 1 इकाई। तो 1 मीटर क्यूब, सीधी सी बात है, प्रति इकाई आयतन में, मतलब 1 इकाई आयतन में, उसकी 1 इकाई आयतन में, छोटे छोटे पार्ट्स में अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल मिलाने पर आयनों की सांद्रता प्रति इकाई, समझ गए, प्रति इकाई मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब आयतन, आयतन मतलब जिसमें वो अपना स्थान घेरता है या जिस स्थान में वो घिरा होता है, में कम हो जाती है सांद्रता, पहले से क्या हो जाती है, कम। इसी प्रकरण को क्या बोलते हैं, तनुकरण। परिभाषा देख लो, अम्लीय व क्षारीय माध्यम में, अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन 1 मीटर क्यूब स्थान जो वो घेरता है, उसमें अम्लों की या आयनों की जो संख्या थी वो पहले से क्या हो गई, कम। इसी प्रक्रम को तनुकरण कहते हैं। अम्लीय व क्षारीय माध्यम में जल मिलाने पर आयनों की संख्या या आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं, तनुकरण। तो आज हमने क्या सीखा, शुरुआत में हमने बात की कुछ एक छोटे से क्वेश्चन की, फिर हमने बोला कि अम्लीय अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर लेते हैं, और उसके बाद हमने बात की फिर तनुकरण की, सांद्रता की, इतना हमने समझ लिया। अब हमारा एक टॉपिक छोटा सा रह गया जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का हो गया था, और ये हो गया धात्विक ऑक्साइडों के साथ हमने क्रिया कर ली। इतना ही है और कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। बस एक चीज जो मैं बताना भूल गया, मैं वो आपको बता देता हूं कि जो मैंने लिखवाया था या समझाया था आपको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, मेरे भी दिमाग से स्लिप हो गई, चलो जल्दी याद आ गया। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ जो क्रिया कर रहा था और क्या बना रहा था, तो लवण और जल का निर्माण कर। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, जैसे अम्ल मैंने कोई भी ले लिया था HCl, धातु ऑक्साइड जैसे मैंने ये ले लिया था, रिएक्शन करवाई थी, ये प्राप्त हो गया था, और ये यही थी ना। ये जो लवण होता है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं, याद रखो क्या कहलाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। दिमाग में बिठा लेना, सभी धात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। क्या कहलाते हैं, क्षारीय। मतलब अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और इस क्षार की जो प्रकृति, जो इस लवण की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ऐसे ही क्षार जो अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक या ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, जल। लवण और क्या बनाते हैं, जल। तो क्षार जैसे मैं कोई भी ले लूं, NaOH ले लिया, अधात्विक ऑक्साइड जैसे मैंने CO2 ले लिया, तो जल तो प्राप्त होता ही होता है। लवण जैसे Na2CO3 प्राप्त होता है, और इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय। क्या हो जाती है, अम्लीय। मतलब अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे आपको समझा रहा था कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये जो अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करते हैं ना और लवण बनाते हैं, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। मतलब धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के लवण बनाते हैं, जबकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। देखो याद रखना आसान है, ऐसे अधात्विक से अम्लीय, धात्विक से क्षारीय। देखो ऐसे अधात्विक ऑक्साइड से अम्लीय और धात्विक ऑक्साइड से क्षारीय। वहां दिख नीचे नहीं रहा होगा, मैं ऐसे करता हूं, इसको पूरे को वापस ही करो, थोड़ा समझ लो। चलो इसी बहाने आप वापस से समझ लो। देखो समझो, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके
लवण और जल बनाता है। अम्ल HCl ले लूं, धात्विक ऑक्साइड जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिया, तो सबसे पहले मेरे को प्राप्त होगा जल और कॉपर क्लोराइड। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, मतलब धात्विक ऑक्साइड से जो लवण बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। और क्षार अधात्विक ऑक्साइड, लवण और जल बनाता है। क्षार जैसे NaOH, अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल Na2CO3। इस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। अब दिख रहा है ना, ऐसे अम्लीय ऐसे अधात्विक। तो अधात्विक ऐसे स्टार्ट होता है तो इसकी लवण की प्रकृति भी क्या होती है? ऐसे, मतलब अम्लीय। ऐसे अधात्विक, ऐसे अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ क्रिया करके लवण अम्लीय प्रकृति के लवण बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके अम्लीय प्रकृति के लवण बनाते हैं, जबकि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्षारीय प्रकृति के लवण बनाते हैं। तो इसी के साथ हमने ये लेसन आधा कर लिया, और बाकी का जो आधा लेसन है वो हम 3 पार्ट्स में इसको फिनिश कर देंगे। 2 मिनट रुक जाए। इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स भी करने हैं, शेयर भी करना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने फ्रेंड्स जितने भी सर्कल में सभी को शेयर करना और कहना कि चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसे ही हम कल से मैथ की क्लास आपकी ले आएंगे। मैथ की क्लासेज भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी हमारे NCERT क्लासेज में। अगर आपको सर्च करने पर ये चैनल नहीं मिलता तो हमारे लिंक को शेयर कर लीजिए, या #NCERT क्लासेज लिख दीजिए, या कैपिटल अक्षरों में लिख लीजिए NCERT, फिर स्पेस देके CLASSES क्लासेज लिख दीजिए। और दूसरी या चौथी वीडियो हमारी होगी और आपको ये मिल जाएगी कंटेंट। ठीक है, बाकी हमारा कंटेंट आपको कैसे लगता है, मतलब हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।